नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत एक ऐसा बिल पास करने वाला है जिस बिल के अगेंस्ट में पूरा वेस्ट यूनाइट हो गया। चाहे वो यूरोप के, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हो या फिर अमेरिका हो, वो सब साथ आ गए हैं भारत के इस बिल का विरोध करने के लिए। और हम अक्सर जानते हैं कि किसी भी कोई बहुत कम ही ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष को यूनाइट कर दे। उसी तरीके से यूएसए में भी इस बिल के अगेंस्ट में डेमोक्रेट पार्टी, जो कि जो बाइडेन की पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। वैसे तो ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं पूरे साल, लेकिन इस बिल के अगेंस्ट में दोनों साथ में आ गए हैं भारत का विरोध करने के लिए। तो ये जो भारत बिल पास करने वाला है, इस बिल का नाम है FCRA बिल। और इस बिल की वजह से जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है विदेशों में, वो सब भारत से बहुत ज्यादा नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। अब यहां पर आप किसी भी इंटरनेशनल न्यूज का कोई भी एक रिपोर्ट देख लीजिए, आपको इस बिल के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें देखने को मिलेंगी। आप यहां पर यह रिपोर्ट देखिए जिसमें मिजोरम का जो चर्च काउंसिल है वो प्रोटेस्ट करने वाला है, 11 मार्च को सड़कों पर आने वाला है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां तक अगर हम यूएसए के सेनेटर की बात कर ले, मतलब यूएसए में कई सारे ऐसे लीडर्स हैं वहां पर। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो एक तरीके से रिलीजियस पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। जो वहां पर जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस ईसाई धर्म को मानने वाले लोग डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो ऑब्वियस से इस भारत के इस बिल के अगेंस्ट में आएंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो एक कांग्रेसमैन थे, जिनका नाम अगेन आप देख सकते हैं कि इनका नाम राइली मूरे है, इन्होंने इस बिल के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि यह ईसाइयों पर हमला है, दिस इज क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियन। उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बहुत लाखों का व्यूज इस ट्वीट के ऊपर में आता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें कही है। अब देख लीजिए, क्रिश्चियंस हैव बीन इन इंडिया सिंस सेंट थॉमस द अपोस्टल ट्रैवल्ड टू द मालाबार कोस्ट जस्ट डिकेड्स आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि बट डिस्पाइट दिस लॉन्ग क्रिश्चियन हिस्ट्री, इंडियाज पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग अमेंडिंग FCRA रूल्स टू परमिट गवर्नमेंट टेकओवर्स ऑफ चर्चेज एंड रिलीजियस चैरिटीज। मतलब ये कह रहे हैं कि इस FCRA बिल की वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो सभी चर्चों के ऊपर में हो जाएगा, जिसकी वजह से ईसाई लोग जो भारत में रह रहे हैं वो अपना धर्म फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि दिस इज अ क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस। तो क्या सच में इस FCRA एक्ट की वजह से भारत क्रिश्चियन के विरोध में कोई बिल लाने वाला है, या फिर इस बिल से ऐसा क्या दिक्कत हो गया है जिस दिक्कत ने पूरे वेस्ट को यूनाइट कर दिया है? क्योंकि ये सिर्फ यूएसए ही नहीं कह रहा है, ये रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन का भी कहना है कि ये फ्रीडम को, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को थ्रेट पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके बाद यूके की एक जो क्रिश्चियन सोलिडारिटी वर्ल्ड वाइड है, इन्होंने भी कहा है कि भैया इससे धार्मिक स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके ऊपर में खतरा आ जाएगा। कैथोलिक बाइशॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, जो कि भारत की अपनी एक तरीके से ईसाई धर्मों का ग्रुप है, वो अमित शाह के साथ मिलकर के इस चीज को लेकर के बात कर रहे थे। ये अश्योरेंस भारत सरकार से ले रहे थे कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट तो नहीं लेके आया जा रहा है। तो भाई इतना मुद्दा, ICJ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत बड़ी बड़ी NGO को मतलब डोनेशंस प्रोवाइड करता है, ये सब इस बिल के अगेंस्ट में अपनी बातें रख रहे हैं। ICJ का बयान 2020 के इस बिल को लेकर के तो यहां तक था कि इस बिल को 4 दिन में पास कर दिया गया, और इन्होंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट से ये मतलब रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप जो है इस बिल को पास मत कीजिए। सोचिए कि भारत एक संप्रभु, मतलब एक सोवरेन देश जो कि अपने देश के लोगों के अकॉर्डिंग नियम कानून बना सकता है, उस देश को विदेशी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आप ये बिल पास मत करो, ये बिल पास करो।
तो मतलब एक सोवरेन देश से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर विदेश क्या, अब आप सोचेंगे कि क्या ये जो FCRA जैसा बिल है क्या ये दूसरे देशों में नहीं है? बिल्कुल दूसरे देशों में है। जैसे हमारे देश में FCRA बिल है, उसी तरीके से अमेरिका में भी FARA बिल है, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के ऊपर में रेगुलेशंस रखता है। यूरोप में भी है, यूरोप में भी NGO फंडिंग को लेकर के इस तरह के बिल्स को लाया गया। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या सरकार कर रही है जिसकी वजह से इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इतना ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और यहां तक कि जो भारत के इस बिल को लेकर के अमेरिका के कई सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन के द्वारा यह बात बोला गया है कि अगर यह बिल पास कर दिया जाता है सरकार के द्वारा तो इससे भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसा क्या है इस बिल में, तो ये हम समझेंगे। और इस बिल को लाने के पीछे का कारण क्या है, मोटिवेशन क्या है, और ये बिल हमारे अगर पास हो गया तो भारत के लोगों के हित में ये किस तरीके से हो सकता है, आज हम इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रशांत झा और मैं वेलकम करता हूं आपका इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बिल लेके आया जा रहा है, इससे आप देख रहे होंगे भारत नहीं बनेगा ईसाई देश। आप ये भी देख रहे होंगे जो भी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी स्टेटमेंट्स में आपने एक चीज जो कॉमन देखा होगा वो ये कि क्या ये बिल ईसाइयों के अगेंस्ट है, क्या ये बिल NGOs के अगेंस्ट है, क्या ये बिल वेस्ट के अगेंस्ट है, क्या ये बिल नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट है। इन सब तरहों के बारे में आपने सुना होगा। और अमेरिका ऑफ कोर्स ये धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भाई इस तरह का बिल पास मत करो। बट सवाल उठता है कि इतना तो आपने भी इस मीडिया में देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि जो FCRA है वो NGO, मतलब जो विदेशों से जो पैसा भारत में आ रहा है, NGOs को पैसा मिल रहा है, ये पैसा किस तरीके से कहां कहां जा रहा है, इस चीज को समझने के लिए FCRA लेके आया जा रहा है। तो हर एक भारतीय को यहां पर पूछना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है और इसका इंपैक्ट भारत के समाज के ऊपर में कैसे पड़ेगा, ये सबसे पूछना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। और बिफोर वी कंटिन्यू आवर सेशन, मैं आपको बोलूंगा आप इस वीडियो को पूरा सुकून चैन से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक भारतीय की तरह, एक राष्ट्र मतलब एक नेशनलिस्ट की तरह इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। क्योंकि ऑफकोर्स यूट्यूब जो है वो तो अमेरिकन कंपनी है, दे वोंट let us grow, they won't let us spread this message to the masses। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस बिल के बारे में। FCRA क्या है, क्या इतना बहस चल रहा है, क्यों बना था ये, और क्या ये सिर्फ मोदी सरकार के ही टाइम पर बना है या फिर इसका जो शुरुआत है वो कांग्रेस के टाइम पर 1947 के टाइम पर था। तो इसकी शुरुआत से हम यहां पर विश्लेषण करेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो देखो 1947 में हमारा देश आजाद होता है, जब नेहरू जी और सरदार पटेल जी जैसे नेता भारत को आगे बढ़ाने के ऊपर में लगाए, मतलब अपना दिमाग पॉलिसी लगाए रहते हैं। और 1947 में क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो देश होता है, हमें अपने देश में एजुकेशन के ऊपर में, हमें हेल्थ के ऊपर में, ठीक है, हमें इंडस्ट्रीज में हर तरीके से भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भारत के ऊपर में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन के शासन की वजह से भारत जो है एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाता है, गरीब देश बन जाता है, जिसकी वजह से भारत में कई सारे ऐसे काम करने होते हैं जो कि भारत का एजुकेशन, हेल्थ व्यवस्था बेहतर करे। और ये काम अकेले भारत की सरकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए विदेशों से भी यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस, डोनेशंस आते थे ताकि भारत में जो भूखमरी है, भारत में जो गरीबी है, भारत में जो अशिक्षा है, उसको बेहतर किया जा सके। तो ऑफ कोर्स विदेशों से कंट्रीब्यूशन आने लगे और यहीं से एनजीओ जो है, एनजीओ का यहां भारत में एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि 1960s के टाइम पर जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा होता है, जब रशिया एक ग्रुप में होता है और यूएसए एक ग्रुप में होता है, दोनों भारत के लिए लड़ रहे होते हैं। एक्चुअली उनका जो यूएसए और रशिया है, दोनों पूरे विश्व को ये कह रहे होते, डिमांड कर रहे होते कि चाहे तो तुम यूएसए के सपोर्ट में हो, चाहे तो तुम रशिया के सपोर्ट में हो। कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा होता है, दोनों एक एक अपना अपना टीम बना रहे होते हैं। भारत कह रहा होता है कि भाई हम किसी के टीम में नहीं है,
जिसकी जिसकी वजह से यूएसए जो है वो कोशिश कर रहा होता है, या रशिया भी कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से भारत के लोगों को अपने साथ हम मिला लें। तो अगर भारत के लोग हमारे साथ हो जाएंगे तो भारत की सरकार भी हमारे साथ हो जाएगी। तो इसी वजह से जो यूएसए है या रशिया है वो इस वेस्ट जो है, ज्यादातर वेस्ट जो है वो भारत के मतलब एनजीओज में मदद कर रहा होता है, एनजीओज के जरिए, बहुत सारे डोनेशंस के जरिए भारत के लोगों की हेल्प कर रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भारत की सरकार जो है हमारे साथ आएगी। इसके बाद आता है 1975 का दौर। इस 1975 के दौर से पहले 1971 में भारत पाकिस्तान से अब बांग्लादेश को अलग करता है, हमने ये देखा है। और बांग्लादेश को अलग करने के साथ हम जो हैं वो वेस्ट को नाराज कर रहे होते हैं, क्योंकि वेस्ट कभी नहीं चाहता था, अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि जो पाकिस्तान है उसके टुकड़े हो जाए। अगर पाकिस्तान का टुकड़ा होगा, भारत मजबूत होगा, तो ये वेस्ट के आइडिया के अगेंस्ट है, ये वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो कभी भी अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अब इस एशिया रीजन में एक सुपर पावर की तरफ आगे बढ़े। और अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो भारत को चैलेंज करने वाला जो देश है वही कमजोर हो गया है। तो इसी वजह से जो 1971 के बाद भारत में कई सारे ऐसे विरोध हो रहे होते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी हो जाती है, भूखमरी होने शुरू हो जाती है, और यूएसए कोशिश कर रहा होता है अपने एनजीओज के जरिए भारत सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाने के लिए। और इसी सिचुएशन में इंदिरा गांधी जी की जो सरकार, जो कांग्रेस की सरकार होती है, वो 1976 में एफसीआरए एक्ट लाती है, और यही से एफसीआरए एक्ट का जन्म होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब समझिए आप लोग कि भाई एफसीआरए एक्ट जो है इसका मीनिंग क्या है। तो भाई जो विदेश से, फॉरेन से जो पैसा इंडिया में आ रही है, ये इंडिया है, और इंडिया में यूके, यूएसए है ना, जर्मनी, सभी देश से पैसा आ रहा है। क्यों पैसा आ रहा है? क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे एनजीओज हैं, कई सारे ऐसे सिविल सोसाइटीज हैं जो कि भारत में मतलब बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं। वो स्कूल बनवा रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे होते हैं, लोगों को पढ़ा लिखा रहे होते हैं, है ना, लोगों की जो जीवन शैली है उसको बेहतर कर रहे होते हैं। तो ये सब अच्छा काम हो रहा था। लेकिन अगर मान लो कि विदेशों से कोई पैसा आया, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, मान लो कि महेश के पास, महेश एक एनजीओ खोलता है, एक कंपनी खोलता है, और इस एनजीओ का काम होता है कि वो भारत में अच्छे अच्छे काम करेगी, और इस अच्छे काम की वजह से विदेशों से पैसा आ रहा है। विदेशों से अगर पैसा आ रहा है, अच्छा अच्छा काम भारत में हो रहा है, लेकिन अगर विदेश की सरकार चाह ले कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं उससे हम अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट अचीव कर ले। अब सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि अगर भारत की सरकार विदेशों, मतलब अमेरिका की सरकार के अगेंस्ट में कोई बात रख रही है, कोई स्टेप या कोई पॉलिसी ले रही है, तो अमेरिका महेश के एनजीओ को पैसा दे रहा है। अब महेश के एनजीओ को जो पैसा मिल रहा है, तो महेश इस एनजीओ के पैसे से वो क्या कर सकता है, ये एनजीओ के पैसे से पहले लोगों को कल्याण कर रहा था, लोगों को लोगों का जो लाइफ है वो बेहतर कर रहा था। अब इस महेश ने क्या किया, इस पैसे से अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है? वेस्ट की सरकार सपोर्ट कर रही है, यूएसए की सरकार सपोर्ट कर रही है। अब ये महेश की जो एनजीओ है ये लोगों को कहेगी कि भाई हम तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए स्कूल बनवा रहे हैं, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और तुम अब हमें इस चीज की वजह से हमें वोट देना अगले इलेक्शन में। अब अगर महेश जो है लोगों से वोट लेकर के अगर इलेक्शन जीत जाता है, तो अब आप सोचो कि ये जो महेश है वो भारत के लोगों की बात रखेगा, भारत के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगा, या फिर वो अपने आका, अपने मालिक की बात करेगा। मालिक कौन? तो जो महेश के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे रही है, जो महेश के एनजीओ को पैसा दे रही है, उन्हीं की बात मानेगा, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से आ रही है। और इस तरीके से जो विदेश की सरकार है, जो अमेरिका की सरकार है, वो इन एनजीओ के थ्रू, इन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए भारत के अपने इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर सकती है, भारत के सॉवरेनिटी को, भारत के यूनिटी को कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा सकती है। और इसी चीज को रोकने के लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एफसीआरए एक्ट लाया था, जिसके ऊपर में उन्होंने विदेशी फंडिंग के जो प्रभाव जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, क्योंकि विदेश से अगर फंडिंग आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल
इंपावरमेंट करने के लिए नहीं, वो सोशल इंपावरमेंट के मतलब पर्दे के पीछे वो रिलीजियस कन्वर्जन भी कर रहे होंगे, वो जो है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी कर रहे होंगे, और इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं था, इसीलिए ये कानून लाया गया। और इस एनजीओज की मदद से आपने देखा होगा धर्मांतरण की बहुत सारी गतिविधियां होने लग रही हैं। आपने भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो भारत के मैप में हमारा एक नॉर्थ ईस्ट प्रदेश आता है। अभी आसाम का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था क्योंकि वहां पे फ्लड आया था। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप देखेंगे वहां पे ट्राइबल लोग थे, और हमने अपने ट्राइबल लोगों के लिए मतलब एक बहुत अच्छे से उनकी जो कल्चर के सेंसिटिविटी को देखते हुए उनके कल्चर में हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए हमने बहुत सारे कानून बनाए। लेकिन वहां पर क्या था, अब वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, वो पहाड़ी इलाका में है, जिसकी वजह से जो सरकार की जनता को लेकर के सुविधाएं होती हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। वहां के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो मेनलैंड इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही नीचे था। इस चीज का फायदा एनजीओ उठाती है। कौन सी एनजीओ? यूएसए के द्वारा फंडेड एनजीओ। अब वो एनजीओ क्या करती है? इन लोगों को स्कूल देती है, इन लोगों को हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, और रिटर्न में क्या मांगती है? रिटर्न में मांगती है कि आप जो धर्म फॉलो कर रहे हो उस धर्म से तो आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये ईसाई धर्म को फॉलो करोगे तो आपको बेहतर शिक्षा मिलेगा, आपको बेहतर रोजगार मिलेगा, आपको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, आपको बेहतर एक बोरी चावल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो लोग जो है भोले भाले लोग थे, उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो एक डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप मतलब उभर के आ रही है वो क्रिश्चियन धर्म आ रही है। अब सोचो ना कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है कि हजारों सालों से है, वो तो ऑफ कोर्स उसका इतिहास मैक्सिमम 100 साल का होगा, उससे ज्यादा का तो इतिहास होगा नहीं। तो इसी सब चीज की वजह से कि भाई कन्वर्जन जो हो रहा है, अब देखो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग इस देश में सुख से शांति से रहें, लेकिन दिक्कत तब आता है कि जब कन्वर्जन मतलब मैन्युपुलेट करके होने लगे, फोर्सफुल तरीके से होने लगे, तब दिक्कत आता है। और जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी जो इस्कॉन है वो इस्कॉन विदेशों में जाकर के भारत के कल्चर के बारे में, हिंदू धर्म के अच्छाइयों के बारे में, फिलॉसफी के बारे में लोगों को बतलाती है, और लोग जो हैं इससे इंस्पायर्ड होकर के हमारे धर्म में, ठीक है, कन्वर्ट होते हैं, हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये भी ठीक था, आप भी अपने रिलीजन के बारे में अच्छी चीजें बताओ, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग कन्वर्ट होंगे। लेकिन हम वो फिलॉसफी के ऊपर में डिस्कशन नहीं करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं कि हम जो आपको फायदा दे रहे हैं हम नहीं दे रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट दे रहे हैं, ये हमारा धर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सब सुख सुविधाएं। तो अगर आपको ये सब सुख सुविधाएं कंटिन्यू रखनी है तो आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपको ये फायदा मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू समझ में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा देख लो क्या क्या होता है। ये विदेशी संगठनों में भारत की सामाजिक चर्चाओं के पर प्रभाव रोकना था, ये सारी चीजें यहां पर हो रही थी। एनजीओज को आजादी था, शुरुआत में एनजीओ को विदेशी दान लेने की आजादी थी, बस हर साल रिपोर्ट देनी होती थी। राजनीतिक दलों पर पाबंदी थी उस टाइम पर कि एनजीओ पर नहीं था कि भाई कोई भी राजनीतिक दल या सरकारी कर्मचारी जो है विदेशों से पैसा नहीं ले सकते थे, लेकिन एनजीओ विदेश से पैसा ले सकते थे। और उसके बाद जो एनुअल रिपोर्ट था वो आपको पब्लिश करना था कि भाई इतना पैसा आया, लेकिन डिटेल्ड में यहां पर आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं थी। 1984 में राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि आप अगर विदेशों से पैसा ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि भाई कौन इंसान है, किस पर्पस के लिए पैसा ले रहा है। उसके साथ एक रजिस्टर्ड एनजीओ दूसरे अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पैसा नहीं दे सकता, मतलब कि एक रजिस्टर्ड एनजीओ दूसरे अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड एनजीओ है तो उसको पैसा अभी भी मिल रहा था। मतलब कोई एनजीओ है वो विदेशों से पैसा ले रहा है, इसके बारे में सरकार को जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक्स वाई जेड जैसी छोटी छोटी एनजीओ जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, उसको भी पैसा यहां पर प्रोवाइड किया जाता था। अब ये पैसा ले रहा है समाज के उत्थान के लिए, लेकिन एक्स वाई जेड का कोई रजिस्ट्रेशन भारत के सरकार के पास नहीं है, पता ही नहीं है कि XYZ किस काम के लिए ये ए से पैसा ले रहा है। तो ये अपने अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट से जो है वो ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये गलत उपयोग में आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा राजीव गांधी की सरकार में इस तरह के कानून को लाया गया। फिर 1991 से पहले भारत का जो इकोनॉमी था वो क्लोज था, मतलब हम भारत से बाहर
के जो देश की जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन 1991 के बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमने एलपीजी रिफॉर्म किया, मतलब हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया एंड ग्लोबलाइजेशन किया। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हमने किया, इसमें हमने क्या किया कि विदेशों की कंपनियों जो है अब भारत में इन्वेस्ट कर सकती थी। एक तरीके से 1991 में हमने क्या किया, हमने भारत के मार्केट को विदेशों के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया, जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ जो विदेश से पैसे, जो फंडिंग भारत के एनजीओज के लिए, सिविल सोसाइटीज के लिए आ रहे थे, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से भारत में एनजीओ जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने एक तरीके से मलाइन इंटरेस्ट के लिए उस पैसे का उपयोग करने लगे। और कौन कौन सा मलाइन इंटरेस्ट था, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या होता है, एफसीआरए 2010, एक तरीके से पुराने एफसीआरए बिल को हटा करके नए एफसीआरए बिल को लाया गया, नए नए रूल्स लाए गए। और इस रूल के तहत बहुत सारे यहां पर बदलाव किए गए। बहुत सारे बदलाव में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये कि 5 साल में रिन्यूएबल होना था। मतलब कि अगर कोई एनजीओ या अगर कोई मतलब जो विदेश से पैसा ले रही है, पहले यह था कि अगर उन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो भाई वो हमेशा के लिए उनका रजिस्ट्रेशन रह जाएगा। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल के बाद आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इससे क्या बदल गया, इससे यह बदल गया कि अगर दोबारा आपको रिन्यू कराना होगा तो भारत सरकार वापस से आपके सारे एक्शन को देखेगी, आपने क्या क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, यह सब देखेगी। अगर वो सब काम भारत के सरकार के अगेंस्ट में है, भारत देश के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है, तो आपके एनजीओ को रिन्यूएबल नहीं मिलेगा, री रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। उसके साथ साथ उन्होंने 50% की सीमा को लगा दिया कि भाई विदेशों से जो भी पैसे आ रहे हैं उसका, विदेशों से मान लो 100 करोड़ आया, तो पहले इस 100 करोड़ में से क्या होता था, 20 करोड़ जो है वो सोशल मतलब सर्विसेज के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, अच्छे कामों के लिए किया जाता था। और जो 80 करोड़ है वो सैलरी के ऊपर में खर्च कर दिया जाता था। मतलब 100 करोड़ आ रहा है बेहतर के लिए, लेकिन इसमें से 20 करोड़ का ही एक्चुअल में यूज हो रहा है और 80 करोड़ का इस्तेमाल जो है फर्जी सैलरी, ताकि इस एनजीओ के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो बेनिफिट में रहे, उनको पैसा यहां पर मिलता रहे। इसमें सरकार ने क्या किया कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च मतलब कि जो लोग सैलरी ले रहे हैं, जो लोग मतलब जाने आने का खर्चा हो रहा है, मतलब पूरी एनजीओ का काम को चलाने के लिए जो मतलब एक होता है ना ऑपरेशनल कॉस्ट, तो इस ऑपरेशनल कॉस्ट आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। सही बात है भाई, आपकी कंपनी अगर 100 करोड़ आपको मिल रहा है तो इस 100 करोड़ में आप थोड़ा बहुत पैसा ना सैलरी में दीजिएगा, बाकी पैसा आप फंडिंग मतलब बाकी पैसा आप सोशल वर्क के लिए दीजिएगा। लेकिन आप क्या कर रहे थे, पहले आप 100 करोड़ में 80% पैसा जो है आप लोगों को सैलरी देने के लिए लगा लेते थे और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बच गया उससे आप सोशल वर्क कर रहे थे। तो सरकार ने बोला 50%, इन्होंने कर दिया कि 50% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर से ज्यादा आप नहीं करेंगे। ये भी बहुत था, 50% सोचो सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट में जा रहा है, मतलब फर्जी तरीके से लोगों को पैसा पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्र विरोधी कार्य यहां पर बंद किया गया। उसके बाद राष्ट्र हित के विरोध में जो भी गतिविधि हो रहा था, उसके बाद यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार ले लिया कि अगर एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को मतलब रद्द करना होगा, कैंसिल करना होगा, तो यह अधिकार मिनिस्ट्री मतलब यहां पर एमएचए के पास यहां पर होगा। और उसके साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट अनिवार्य होगा। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का उपयोग उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो लेना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन के नाम पर ले रहे हैं तो आप खर्च सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। अब यहां पर क्या होगा कि जो लोग पहले उद्देश्य क्लियर नहीं था, वो लोग बोल रहे थे हम सोशल वर्क के लिए लेना चाहते हैं, अब वो लोग सोशल वर्क के लिए पैसा 100 करोड़ ले रहे हैं, 100 करोड़ ले रहे हैं सोशल वर्क के लिए पैसा। अब इस सोशल वर्क में क्या क्या काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता है, तो वो 100 करोड़ का इस्तेमाल रिलीजियस कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं। अब सोचो रिलीजियस कन्वर्जन से भारत की स्थिति तो मजबूत नहीं होगी, क्योंकि भारत का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं कि बदले। तो इसीलिए आप अब बोल दिया गया कि सोशल वर्क कहने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफाइड, आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा कि आप एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आप जो है हेल्थ के लिए ले रहे हैं, किससे, ताकि हमें पता चल पाए कि भाई ये लोग कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे विदेशी पैसे से धर्म परिवर्तन हो रहा था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यह था कि भाई
गरीब आदिवासियों और दलित जिनके पास जो मेन स्ट्रीम नॉलेज जिनके पास कम था, उनको एक तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा था। और आप कन्वर्ट एजुकेटेड इंसान को नहीं कर सकते हो, आप कन्वर्ट उसको कर सकते हो जिसको नॉलेज की कमी है, ठीक है। और हमने देखा है कि भारत में जो ट्राइबल लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, वो कई बार क्या होता है ना, हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारी चीजें, बहुत अपनी जीवन शैली को जी रहे होते हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप ये सब काम मत करो, वो ये कहते हैं कि आप ये सब काम करो, लेकिन इसके साथ साथ वो यीशु मसीह को एक भगवान के तौर पे बताते। क्लियर नहीं हो पाता है। मतलब अगर वो शादी कर रहे हैं, शादी में हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, माला पहनाया जाता है, सिंदूर डाला जाता है, ठीक है, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। तो क्रिश्चियन धर्म में तो ये सब चीज नहीं होता है, लेकिन वो लोग बोलेंगे आप ये सब काम करो, लेकिन आप बस ये बोल लो कि आप क्रिश्चियन धर्म के हो, है ना। आप यीशु मसीह को एक भगवान की तरह, कृष्ण जी की तरह रख दिया जाता है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो ना कि ये हार्डलाइन अप्रोच नहीं अपनाते हैं, कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि भाई ये सब काम मत करो क्रिश्चियन धर्म के। अब पहली जनरेशन तो भाई वो सोचेगी कि भाई हमें अपना, अब मान लो कि समाज के लोगों को जो काम वो कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में वो लोग जी रहे हैं, अगर आप उस व्यवस्था को ही बदलने की बात करोगे तो लोग शायद आपका अपोज करेंगे। लेकिन अगर आपको बस ये बोला जाए कि आप जो काम कर रहे हो करो, लेकिन साथ में यीशु मसीह की भी पूजा करो, इनको भी आप भगवान की तरह मानो, तो लोग बोलेंगे ठीक है ना, जैसे श्री कृष्ण है, हनुमान जी हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी होंगे। लोग भोले होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उनको सॉफ्ट कन्वर्जन इसको बोला जाता है कि सॉफ्ट तरीके से इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब पहला जनरेशन हिंदू धर्म भी मान रहा है, क्रिश्चियन धर्म भी मान रहा है, श्री कृष्ण को भी भगवान मान रहा है, यीशु मसीह को भी मान रहा है। लेकिन जो दूसरा जनरेशन होगा, तीसरा जनरेशन होगा, वो धीरे धीरे एक्सट्रीम होता जाएगा। उसको नॉलेज मिलेगी, भाई हम तो क्रिश्चियन है, हम तो श्री कृष्ण जी को क्यों मान रहे हैं, हम तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म में तो भाई सिंदूर वाला व्यवस्था नहीं होता, माला वाला व्यवस्था नहीं होता है, हम लोग क्यों मान रहे हैं। तो वो उसके बाद हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही उनका एक अप्रोच रहा है, ठीक है। इसके बाद जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये सबसे बड़ा कारण है। मैंने आपको बताया ना महेश के बारे में, कि ये महेश जो है सबसे पहले एनजीओ बनाएगा। सॉरी, अब इस चीज को नाम कोई भी आप रख सकते हैं, XYZ कोई भी रख सकते हैं। अगर एक्स नाम का व्यक्ति है, वो अगर एनजीओ लेके आ रहा है, तो वो एनजीओ का जो पैसा वो क्या करता था, पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो इसके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर में काम कर रहा है, उसको फंड प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से चुनाव में इंटरवेंशन हो रहा है। हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है। मीडिया जो है वो इस एनजीओ के सपोर्ट में अपना बयान देने लगी। अब इस मीडिया को, इस एनजीओ जो कि विदेशों से, जो कि यूएसए के द्वारा इसको फंड मिलता है, अब ये एनजीओ इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी हमारे देश के एक प्रमुख मीडिया चैनल को पैसा पहुंचाने लगे, तो मीडिया किसकी बात करेगा, हमारी बात करेगा, नहीं उनकी बात करेगा। तो ये यहां पर हो रहा था, जिसको हमें रोकना था। और आप अगर मैं रिकॉर्ड के लिए बताऊं तो भाई 2014 से लेके अब तक 22,000 से ज्यादा एनजीओ बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो 50% जो एनजीओ थी वो कंप्लायंस ही नहीं करती थी, वो एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं करती थी कि हमारा ये खर्च हुआ, ये नहीं हुआ। 30% जो विदेश जो एनजीओ थी वो विदेशी एजेंडा के हिसाब से चल रही थी, ये मेरा डेटा नहीं है, सरकार का डेटा है। 20% जो एनजीओ थी वो पैसा का गलत तरीके से उपयोग यहां पर कर रही थी, जिसकी वजह से इस एफसीआरए को लाया गया। ये आप देख सकते हैं कि भारत में, मतलब विदेश में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो भारत में ही आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत के ही हैं। इसके बाद एफसीआरए में 2020 में एक बड़ा परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि जब भारत आत्मनिर्भर होने की बात करता है, जब सोचता है कि हमारे लोगों का जो सोच है, हमारे लोगों का जो पॉलिसी है वो भारत के लोगों के सेंट्रिक हो, कि कोई विदेश का सरकार, कोई विदेश का नेता हमें नहीं बताएगा कि हम किस तरीके से हमें अपने देश को चलाना है। तो इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और एक नया अमेंडमेंट लाया जाता है, जिसका विरोध कंटिन्यूअसली यहां पर होना शुरू हो जाता है। 9 बड़े बदलाव किए गए थे, 4 दिन के अंदर में पूरा बिल तैयार किया गया था और इसको पास करने की भी कोशिश यहां पर की गई थी। यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो ये कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई अगर कोई एनजीओ है, एनजीओ का इमेज बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा इमेज है, रजिस्टर्ड है, सब है, तो एनजीओ से पैसा आ रहा है, यहां पर डॉलर्स में आ रहा है। अब ये एनजीओ क्या बोला, अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पैसा नहीं दे सकती है। अब इस एक्ट में बोल दिया गया कि आप अगर किसी एक एनजीओ को पैसा आ रहा है तो वही एनजीओ उस पैसे का यूज करेगी, वही एनजीओ उस पैसे को खर्च करेगी। वो एनजीओ उस पैसे का, मतलब विदेशों से पैसे ला करके बाकी छोटे छोटे एनजीओ को पैसा नहीं प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि आप 100, अब मान लो कि ये एक एनजीओ, ये 100 करोड़
इनके पास पैसा विदेश से आता है। अब इस 100 करोड़ में से 100 छोटे छोटे एनजीओ जिसके बारे में भारत की सरकार को पता ही नहीं है, इस 100 एनजीओ को 1-1 करोड़ रुपया दे रही है। अब वो 100 एनजीओ जो है वो इस ए एनजीओ के जो एक सेल्फ इंटरेस्ट होगा उसकी तरह काम करेगी। तो सब ग्रांटिंग के ऊपर में कंप्लीटली रोक यहां पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो विदेशी सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती थी वो अब अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च था 50% था कि आप 50% आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें आप 50% ऑपरेशनल खर्च करो। अब उन्होंने बोल दिया कि 20% आपको जिस काम के लिए पैसा मिल रहा है वो काम करो, है ना। आप ऐसा नहीं है कि भाई उस काम के लिए आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से 20% आप खर्च कर रहे हो और 80% अपने जेब में रख रहे हो, नहीं। आप उसमें से 20% सैलरी वैलरी के लिए आप निकाल लो, बाकी पैसा आपको खर्च ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि हर एक एनजीओ को एक एसबीआई में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब पहले एनजीओ जो होती थी वो किसी अमेरिकन बैंक में, किसी यूरोपियन बैंक में खाता खोल लेती थी। अब अमेरिकन बैंक है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो चलेगा, यूरोपियन बैंक है, इधर उधर हो गया भी चलेगा, लेकिन एसबीआई तो भारत की अपनी बैंक है। तो इसमें अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो भाई भारत की सरकार इस एसबीआई के अकाउंट के जरिए ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री देख सकती है कि भाई इस एनजीओ को जो पैसा 100 करोड़ आया है ये पैसा कहां कहां गया है। इससे हम ट्रांजैक्शनल मतलब एक तरीके से उनके पैसे को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे अगर वो गलत तरीके से गलत काम के लिए वो पैसा यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा, हम उस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन यहां पर हो गया। इसके साथ साथ आधार अनिवार्य कर दिया गया कि भाई जो भी एनजीओ के सभी पदाधिकारियों को आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा, ताकि हमें पता चल पाएगा कि कौन इस देश के नागरिक हैं। आप देखो आधार से क्या होता है, आधार से हमें पता चल पाता है कि ये कौन सा व्यक्ति है, कहां पे रहता है, ठीक है। पहले हमें नहीं पता चलता था, कोई भी फर्जी तरीके से यहां पे आ जाता था और अपने अपने काम करने लगता है, लेकिन आधार अगर हो जाएगा तो हमें पता चल पाएगा, ट्रैक कर पाएंगे। विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट आपको बताना होगा। तो मतलब गुमनाम तरीके से जो आप भारत में कोई भी एक्शन कर रहे थे तो ये अब आप नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को एफसीआरए से बाहर कर दिया गया। मतलब 2020 में यह साफ कर दिया गया कि लोग विदेशी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कौन से लोग? तो कोई जज एनजीओ से पैसा नहीं ले सकता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल एनजीओ से पैसा नहीं ले सकता है, कोई गवर्नमेंट का कंपनी एनजीओ से पैसा नहीं ले सकता है। पहले लेता था, जिसकी वजह से कोई भी सरकारी ऑफिसर उस एनजीओ के बेनिफिट के लिए जो लाइसेंस को साइन करना हो आराम से कर देगा। कोई जज उससे रिलेटेड फैसला सुनाना हो, एनजीओ के पक्ष में फैसला सुनाना हो तो वो फैसला आराम से सुनाया जा सकता है। और एनजीओ देखो अच्छा काम करता है, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एनजीओ गलत काम करता है, अच्छा काम करता है। लेकिन अब क्या होता है ना कि कई बार भारत कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना चाहता है ना, जैसे मेट्रो बनाना चाहता है। अब मेट्रो बनाने के लिए हमें पेड़ काटने होंगे। हम सब चाहते हैं कि मेट्रो बने, कौन नहीं चाहता मेट्रो बने, कौन नहीं चाहता है डैम बने, कौन नहीं चाहता हॉस्पिटल बने, कौन नहीं चाहता है स्कूल बने। अब इन सब स्कूल, मेट्रो, डैम, इन सब को बनाने के लिए जमीन क्लियर करना होगा। कई बार जंगल काटे जाते हैं, कई बार पेड़ काटे जाते हैं। अब ये सब मुझे पता है अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब जरूरी है। तो इन सब चीजों का विरोध, अब ये सब कोई भी देश जो हमारा देश का साथी नहीं है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो चाइना हो, क्या वो चाहेगा कि इस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भारत करे? नहीं चाहेगा। वो क्या करते हैं, वो उन एनजीओ को, जिन एनजीओ को वो हमेशा से फंड करते आ रहे थे, वो एनजीओ को अब बोलेंगे कि आप इन सब एक्टिविटीज के अगेंस्ट में विरोध कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को अवेयरनेस फैलाइए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाइए कि ये सरकार पेड़ काट रही है, गलत कर रही है, सरकार डैम बना रही है, गांव सबको जो है विस्थापित कर रही है, गलत कर रही है। विरोध होना सही है, लेकिन अगर वो विरोध विदेशी फंडेड पैसे के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एजेंडा बाहर में सेट हो रहा है, टूल किट बाहर में बन रहा है, जो कि गलत हो जाता है। तो यह सब काम अब नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब देखो 25 मार्च 2026 को ये एफसीआरए बिल को पेश किया जाता है। यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव लेके आया जाता है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का, मतलब कि अगर कोई एनजीओ सही तरीके से अपना इंफॉर्मेशन भारत सरकार को नहीं देती है, गुमनाम तरीके से देती है, जिसकी वजह से उस एनजीओ को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब उस एनजीओ के अकाउंट में 100 करोड़ है। अब इस 100 करोड़ का उपयोग कौन करेगा? वो तो फ्रीज है, उसका तो कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो अब सरकार क्या कह रही है कि अगर कोई एनजीओ कैंसिल हो गया है, उसके फंड में जो भी पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना देंगे,
जो कि उन एनजीओ की सारी संपत्ति अपने हाथ में लेकर के काम करना शुरू कर देगी। अब ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को का कंट्रोल किसके ऊपर में होगा? सरकार के ऊपर में होगा, जिसकी वजह से वो एनजीओ परेशान है। और उसके बाद ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया कि आप किसी भी पैसे का इस्तेमाल जो भी विदेशों से आ रहा है उसका इस्तेमाल आप धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कर सकते। अगर धर्म परिवर्तन के लिए वो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो उस एनजीओ को कैंसिल कर दिया जाएगा। आप किसी सोशल मीडिया के ऊपर में, किसी पब्लिकेशंस के ऊपर में कुछ भी बातें रख रहे हैं तो वो बातें सरकार को पता चलेगी ही चलेगी। उसके बाद देख रहे हो ये कि ये मेंशन पहली बार यहां पर मेंशन किया गया है ताकि हमारे देश की जो कल्चर है, हमारे देश का जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, वो सब हमारा देश बचा रहे। और इसके बाद एफसीआरए, अब देखो सजा को भी घटाया गया कि अगर कोई एफसीआरए का उल्लंघन करता है, इस एक्ट के में जो भी रूल्स दिए गए इनको कोई मतलब रिजेक्ट करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो पहले उसके लिए 5 साल का सजा था, अब 1 साल का सजा कर दिया गया। लेकिन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लेके आया गया, एसेट को अब सीज कर लिया जा सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकता है ना, ये सब काम। अब सोशल मीडिया में एनजीओ को अपनी सभी सोशल मीडिया गतिविधियों की जानकारी एनुअल रिटर्न्स में देनी होगी कि आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं। अब इससे एनजीओ क्यों नहीं सरकार का विरोध करेंगे? क्योंकि अगर एनजीओ को सरकार को बताना पड़ेगा कि देखो ये मेरा अकाउंट है, ये 50 अकाउंट है जो आपके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, आपके विरोध प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं, तो सरकार क्यों ही तब सरकार उस एनजीओ के अगेंस्ट तो एक्शन लेगी ना। और ये तो अब मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको बताना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पदाधिकारियों के जो पब्लिकेशंस होते हैं कि आप के एनजीओ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने जो कौन सा आर्टिकल कब लिखा था, क्या क्या आर्टिकल्स लिखा था, सब हमको बताओ, ताकि हमको पता चलेगा कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हो या मतलब देश हित बात कर रहे हो। अगर आप देश विरोधी बातें कर रहे हो तो आपके ऊपर में सैंक्शंस लगाया जाएगा। अल्टीमेट डोनर्स की जानकारी, पैसे का असली स्रोत। उसके बाद यह भी बताया गया कि आपको अगर पैसा मिल रहा है तो पैसा दे कौन रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अलकायदा की तरफ से पैसा आ रहा है, भाई क्यों ही हम लेने देंगे। अगर कोई पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में एक शेल कंपनी बनाता है, उस शेल कंपनी के थ्रू भारत के एनजीओ को फंड करवाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। अगर पाकिस्तान द्वारा फंडेड है तो भारत के हित के लिए थोड़ी होगा वो एनजीओ, वो तो पाकिस्तान के हित के लिए होगा। कोई चाइना के द्वारा फंडेड है तो वो भारत के हित के लिए थोड़ी होगा, वो तो चाइना के हित के लिए होगा। तो इन सब के ऊपर में जानकारी अगर भारत को मिलने लगेगी तो भैया इससे विदेशों को या जो भी विदेशी ताकत है उनको तो बुरा लगेगा ही। और इसी चीज की वजह से एफसीआरए का विरोध इतना ज्यादा आप देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से एक बार अगर हम देख ले, 1976 में पहली बार लाया गया, 1984 में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया, 2010 में 5 साल कर दिया गया, 2020 में सब ग्रांट को बंद कर दिया गया और 2026 में सबसे बड़ा चीज लेके आया गया कि अब एनजीओ के एसेट को सरकार सीज कर सकती है। तो ये पूरा मामला था और मैं चाहता हूं कि इस चीज को लेकर के आप अपना ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखिएगा तो विदेश के लोग तो रखेंगे ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो का जो मैसेज है वो मैसेज हमारे सभी लोगों तक पहुंचे और इस एफसीआरए में जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस कंट्रोवर्सी के बारे में सभी लोगों को जानकारी पहुंचे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का अगर सरकार एफसीआरए ला रही है तो ये हमारे लोगों के भलाई के लिए है या फिर बीजेपी पार्टी जो है अपने भलाई के लिए काम कर रही है? क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी जो है वो ये भी सोचे कि भाई हमारे सपोर्ट में जो भी एनजीओ बात बोलेगा उसको हम अलाउ करेंगे, जो भी बीजेपी जो भी हमारी पार्टी के अगेंस्ट में बात रखेगा उस एनजीओ को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो आप अपनी बात यहां पर रखिए, ओपनली रखिए, सबके लिए थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट रखिएगा, अपने भाषा में एक तरीके से डिसिप्लिन रखिएगा। और मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।